नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर और आप देख रहे हैं बाजार इस हफ्ते। मैं हूं आंचल गुलाटी कुंबर, जिसमें हम आपको बताते हैं कैसी रही बाजार की चाल। शेयर बाजार में अगर पिछले हफ्ते की बात की जाए तो उतार चढ़ाव देखने को मिला। वहीं बीते शुक्रवार को कारोबारी सप्ताह के अंतिम दिन जो दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियां हैं मुनाफा वसूली हावी होने की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार के दौरान स्थानीय शेयर बाजार नए शिखर पर भी पहुंचे। इन सभी बातों पर करेंगे चर्चा। अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं शेयर मार्केट का हाल, कैसे रहने वाली है स्टॉक्स की चाल और कहां निवेश करना होगा मुनाफे का सौदा और कौन सा सेक्टर देगा बेहतर रिटर्न, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ जुड़ने वाले मार्केट विशेषज्ञ। लेकिन अपना सवाल पूछने के लिए जो लगातार नंबर्स फ्लैश होंगे, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स हैं 011-233-87031, दूसरा नंबर है 23097670। और हमारे साथ इस पूरे आधे घंटे के शो में जब हम शेयर बाजार और उसके तमाम जो कारक हैं, क्या उतार चढ़ाव के रहने वाले हैं, उस पर चर्चा करने के लिए नरेंद्र वाधवा जी जुड़ गए हैं, जाने माने स्टॉक एनालिस्ट हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो पर। और साथ ही साथ हमारे साथ अविनाश जी भी जुड़े हुए हैं मुंबई से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अविनाश जी आपसे है कि लगातार एनालिस्ट का ये मानना है, क्योंकि शेयर बाजार से की अगर बात की जाए तो चुनावों से पहले का जो हफ्ता है वो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रह सकता है और मुनाफा वसूली हावी हो सकती है। ऐसे में किस तरह की सलाह रहेगी निवेशकों के लिए? बिल्कुल, पहली बात तो आंचल जी, देखिए मार्केट वोलेटाइल होता है और इलेक्शन के पहले का जो एक हफ्ता होता है वहां पे बहुत हलचल आपको देखने को मिलेगी। मार्केट में जो विक्स होता है यानी वोलेटाइल इंडेक्स, वोलेटिलिटी इंडेक्स, वो करीबन 24-25 तक पहुंचा है। तो ये बात का संकेत है कि मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है और खबरों पे ज्यादा अभी मार्केट चलेगा। अभी जिस प्रकार के नंबर्स का अनुमान आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि एनडीए गवर्नमेंट को कम से कम 370-380 सीटें मिलेंगी। तो ये मार्केट ने ऑलरेडी तय किया है कि मोदी जी वापस आएंगे, लेकिन कितनी मार्जिन ऑफ विक्ट्री से आएंगे ये कहना अभी मुश्किल है। और डेफिनेटली आने वाले हफ्ते में आपको और थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी और होपफुली एक बार 1 तारीख को रिजल्ट्स, इलेक्शन सब खत्म हो जाएंगे, तब एग्जिट पोल्स का सारे लोग इंतजार करेंगे। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में, हफ्ते में आपको ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। निवेशकों को थोड़ा सा सोच समझ के निवेश करना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार करिए पूरा रिजल्ट आने के और उसके बाद एक क्लियर ट्रेजेक्टरी मार्केट भी आगे ले। वाधवा जी, खास तौर पर क्योंकि चौथी तिमाही के जो नतीजों का सीजन है वो खत्म होने वाला है, एक जो असमंजस की स्थिति थी मार्केट में वो कहीं ना कहीं हटती हुई नजर आएगी और साथ ही साथ सोमवार को जो फेड चेयरमैन है उनका भी संबोधन है। उस लिहाज से ग्लोबल मार्केट किस तरह से रह सकते हैं और जब हम घरेलू मार्केट्स की बात करते हैं तो किन सेक्टर्स पर होनी चाहिए नजर? नमस्कार जी। देखिए, चौथी तिमाही के जो हमारे रिजल्ट्स थे वो खत्म होने वाले हैं। 30 को हमारे खत्म हो जाएंगे। उसमें मिक्स बैग रहा है और कंज्यूमर गुड, जैसे आपने भी बोला कि उसके अंदर मुनाफा वसूली हुई है और उसके रिजल्ट मिक्स रहे हैं। रूरल इकोनॉमी में कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस है, तो उसकी वजह से उसके रिजल्ट्स में दबाव रहा है। ऑटोमोबाइल के रिजल्ट्स बड़े अच्छे रहे हैं, उसके अंदर हमने अप मूव भी देखा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो या बाकी मारुति के, ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। आने वाले टाइम में जैसे अविनाश जी ने भी कहा, वॉलेटिलिटी रहेगी। विक्स हमारा 23-24 पे है, पिछले कई टाइम से हाईएस्ट लेवल पे है और इसी के दौरान हमने देखा हमारा जो ऑल टाइम हाई जो है इंडेक्स, निफ्टी देखें या सेंसेक्स देखें, उसने अचीव करा है लास्ट वीक में। जब भी ऐसा इलेक्शन से पहले होता है, एक सेट ऑफ इन्वेस्टर होता है, वो अपना प्रॉफिट भी बुक करता है और कई नए इन्वेस्टर जो हैं वो एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये वॉलेटिलिटी रहती है। आने वाले वीक में भी एग्जिट पोल आ जाएंगे 1 तारीख को और अगले वीक में हमने ये देखा है कि मंथली एक्सपायरी भी है, तो वॉलेटिलिटी वाला वीक रहेगा। कई सेक्टर्स इसमें अच्छे हैं, वो हम आगे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अविनाश जी, ने देखा कि जो मार्केट कैप है वो 5 ट्रिलियन को पार करता हुआ नजर आ रहा है और लगातार इक्विटी मार्केट्स में अगर हम डीमैट अकाउंट्स की संख्या की बात करें तो लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिस तरह से जो तमाम आर्थिक नीतियां सरकार द्वारा अपनाई गई, उनसे तमाम सेक्टर्स को फायदा हुआ। आने वाले 6 महीने से 1 साल तक का अगर आपका व्यू पॉइंट है तो किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा आप रनअप देख सकते हैं? ये पहली बात तो जो डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स है, जैसे कि नरेंद्र जी ने कहा कि ऑटो है, कैपिटल गुड्स है, रियल एस्टेट है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि जहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो
सरकारी बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस, ये भी सारे ऐसे सेक्टर्स है जहां पे आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट चाहेगी कि मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है, स्पेसिफिकली अगर डिफेंस और रेलवेज की बात करें, तो ये भी सारे सेक्टर्स है जो आने वाले गवर्नमेंट, जब नई गवर्नमेंट आती है, नया बजट प्रेजेंट करेगी, तब आपको ये सेक्टर्स पे ज्यादा फोकस मिलेगा। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले 100 डेज का जो एजेंडा गवर्नमेंट अनाउंस करेगी, वो मार्केट अभी क्लोजली वॉच करेगा, और इसमें सारे सेक्टर्स की विश्लेषण आने की पॉसिबिलिटी है। तो मेरे ख्याल से ये सेक्टर्स पे आपको फोकस करना है, और यहीं पे मेरे ख्याल से अच्छा पैसा बनेगा। बहुत अहम आपने बात की, इसी को आगे लेके जाती हूँ वादवा जी, क्योंकि 100 दिन का प्लान है, लगातार ये बात कही जा रही है। ऐसे में अगर हम बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पर जिक्र करें जहाँ पर हम जिसको सीधा आर्थिक सुदृढ़ीकरण से जोड़ते हैं, जैसे कि इंफ्रा की हम बात करते हैं, पावर की, इंफ्रा को लेकर किस तरह का व्यू पॉइंट है आने वाले समय में? बिल्कुल, मैं अविनाश जी से बिल्कुल एग्री करता हूं कि गवर्नमेंट का फोकस रहेगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए, क्योंकि इलेक्शन के दौरान सबने वायदे करे हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे, और ये जो रिजल्ट्स आ जाएंगे हमारे इलेक्शन के, इसके बाद हम देखना शुरू करेंगे अपना जो मेन बजट आएगा जुलाई के अंदर, तो उसको भी देखना शुरू करेंगे। मैं 2 चैम्बर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ, पीएचडी में मैं चेयरमैन हूँ कैपिटल मार्केट का, और फिक्की में भी हूँ। तो वहां पर चैम्बर से मांगा गया है कि 100 दिन के अंदर आप क्या चाहते हैं इस गवर्नमेंट से, तो सबने अपने अपने विश लिस्ट भेजी है, और गवर्नमेंट ने उसमें काफी इंटरेक्शन करी है, सिर्फ लिए नहीं है ये पॉइंट्स, उन्होंने काफी इंटरेक्शन करी है। तो उसी के मद्देनजर मेरे को लगता है जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है अपना, उसके अंदर काफी फोकस रहेगा, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ती है, रूरल इकोनॉमी में काफी इसका फायदा होता है। इसी तरह से बैंकिंग हमारा एक कोर सेक्टर है, हमारे इंडेक्सेस के अंदर उसका मेजर शेयर है, और आने वाले जुलाई, अगस्त, सितंबर के अंदर कहीं ना कहीं हमारे को लगता है इंटरेस्ट रेट के अंदर ट्विकिंग होगी, तो एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा है। इसी तरह से मैंने देखा है कि जो सेक्टर रोटेशन है उसका भी एक टाइम आया हुआ है, तो उसी के अंदर मेरे को एक फाइन केमिकल एक बहुत अच्छा सेक्टर लगता है, उसके अंदर इंडिकेशन है कि वो अप मूव दिखा सकता है। इसी तरह से आईटी है जो मेरे को एक बहुत अच्छा सेक्टर लगता है, जिसपे फोकस है। एआई, डिफेंस, रेलवेज, ये तो थी है ही हमारे कैपिटल मार्केट के करंटली चल रहे हैं, लेकिन ये नए सेक्टर फाइन केमिकल, बैंकिंग और ट्रेवल एंड टूरिज्म अगेन इज वेरी गुड थिंग। अविनाश, हमने देखा कि मार्केट्स कंटिन्यूसली स्टेडी गेन्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें अगर निफ्टी की बात करें तो जो उसका हिस्टोरिक मार्क रहा 23,000 लेवल, उस तक को टच किया है। ऐसे में क्योंकि एफएनओ एक्सपायरी का भी वीक है ये, तो उस लिहाज से खास तौर पर तमाम उन निवेशकों के लिए जिनको लगता है कि अब ये सही वक्त है मार्केट में एंटर करने के लिए, जो सेफ बेट हो सकते हैं सेक्टर्स, वो आपकी नज़र में कौन से होने वाले हैं? देखिए, मेरे ख्याल से सेफ बेट कहना मुश्किल है, क्योंकि बाजार में जिस प्रकार की तेजी आ गई है, किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि 23,000 इतना जल्दी पार हो जाएगा। बट मेरे ख्याल से अगर आपको सेफ बेट करना है तो ऑटो कंपोनेंट्स है, कैपिटल गुड्स है, क्योंकि ये सेक्टर्स में हमको लग रहा है कि बहुत ही अच्छी तरह से गवर्नमेंट बड़ा एक्सपेंशन और बड़ा एग्रेसिव अप्रोच लेके यहाँ पे बड़े प्लान्स अनाउंस करेगी। तो कैपिटल गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स, और मैं समझता हूँ कि जो सरकारी बैंक्स है जो अभी भी काफी अच्छी तरह से अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे चल रहे हैं, यहाँ पे फोकस करें। स्पेसिफिकली अगर हम बैंकों की बात करें, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो यहाँ पे मौके अच्छे हैं, तो डेफिनेटली इसका लाभ इनको उठाना चाहिए। चलिए, और आईपीओस को लेकर भी बाजार किस तरह से अपना रिएक्शन देगा, इस पर एक टेक लेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है हमारे इस खास शो में। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और बाजार इस हफ्ते में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं आने वाला हफ्ता और एक व्यू पॉइंट क्या रह सकता है तमाम सेक्टर्स और स्टॉक्स को लेकर।
दो विशिष्ट मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। वाधवा जी, अगर हम आईपीओज की बात करें तो आने वाले हफ्ते में 5 आईपीओज इस वक्त पाइपलाइन में हैं। आईपीओज को लेकर किस तरह का व्यू पॉइंट हो सकता है, खास तौर पर लोकसभा इलेक्शंस को देखते हुए और जो तमाम ग्लोबल इंडिकेटर्स हैं उस लिहाज से? देखिए, मैं मर्चेंट बैंकर भी हूं और डील करता हूं, ब्रोकिंग फर्म भी है हमारी। तो मैं ग्राउंड पे लेकर आपको बात बताऊं कि इतना इंथुजियाज्म है इन्वेस्टर्स के अंदर आईपीओ को लेकर, क्योंकि ये सही भी है, क्योंकि जो हमने देखा पिछले 3 महीने या 6 महीने में जो आईपीओ गेन्स होते हैं, आईपीओ लिस्टिंग गेन्स होते हैं, वो फिनोमिनल है, बहुत बढ़िया गेन्स होते हैं। तो लोगों का बहुत इंटरेस्ट है और आने वाले टाइम में जैसे आपने कहा कि बहुत बड़े बड़े इश्यूज आ रहे हैं। हुंडई का एक इशू, एक प्लान है क्योंकि बहुत बड़ा इशू आने वाला है, और जितने पुराने इश्यूज हैं उनकी जो लिस्टिंग हुई है, काफी अच्छी लिस्टिंग हुई है। ऑल्दो इसमें सेबी काफी इसके अंदर अलर्ट है और एसएमई इश्यूज के अंदर उनका थोड़ा सा कंसर्न है, एप्रीहेंशंस है। तो इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ उसमें देखिए कौन सा सेक्टर है और उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, तो एक ये बहुत अच्छा टाइम होता है किसी भी सेक्टर के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर एंटर करने के लिए। आईपीओ बहुत अच्छा मोड है। अविनाश जी, क्योंकि हमने देखा कि इस रैली में तमाम जो की सेक्टर्स हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन जब हम आईटी की बात कर रहे हैं, बैंकिंग की, अच्छा खासा सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है दोनों सेक्टर्स में। लेकिन अगर अपने वैल्यूएशंस को थोड़ा और बढ़ाते हुए बात की जाए तो ये दोनों सेक्टर्स जिस रैली का हम जिक्र कर रहे हैं, अपसाइड और ज्यादा मदद कर सकते हैं शेयर बाजार की। तो आने वाले हफ्तों में इन दोनों सेक्टर्स पर क्या व्यू पॉइंट है? नहीं, देखिए, आईटी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में अच्छा पैसा बन सकता है, वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है। लेकिन देखिए, मार्केट वैसे सेक्टर्स को पकड़ रहा है जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी है, विजिबिलिटी अच्छी है। आईटी में अभी भी अगर ग्लोबली हम देखें तो यूएस और यूरोप में माहौल अभी भी काफी चैलेंजिंग है, और इसीलिए हमने जो चौथे तिमाही के नतीजे देखे, जैसे टीसीएस का हो गया, एचसीएल टेक का हो गया, टाटा टेक्नोलॉजीज का हो गया, तो यहाँ पे हमने एक बात क्लियरली देखी है कि अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी थोड़ा लैग कर रही है और कर रहा है। तो अगले 6 से 12 महीने के लिए अगर किसी को खरीदना है, कोई कॉन्ट्राबेट खरीदना है, तो डेफिनेटली आईटी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन उनके कंफर्ट में है और अच्छा पैसा बनेगा। बट यहाँ पे थोड़ा इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि ये सेक्टर इतने जल्दी भागेंगे नहीं, यहाँ पे थोड़ा पेशेंस और कन्विक्शन की जरूरत है। साथ ही अगर हम बात करें रुपी एंड डॉलर इक्वेशन की, माधवा जी, तो हमने यहाँ पर देखा कि एक स्ट्रॉन्ग अपटिक देखने को मिल रहा है। रुपी एंड डॉलर इक्वेशन को खास तौर पर जिन हम तमाम घरेलू फैक्टर्स की बात कर रहे हैं उस लिहाज से किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इंडिया बॉन्ड इंडेक्स के अंदर ऐड हुआ है, बहुत सारा इनफ्लो जो है एक्सपेक्टेड है, $3-4 बिलियन जो है अगले 1-1.5 महीने में यहाँ पर आएगा। और रुपी अप्रिशिएट करा है, हमने देखा पिछले हफ्ते और डॉलर के मुकाबले। ये एक तो फैक्टर है करेंसी का। दूसरा, जैसे मैं कंटिन्यूटी करूंगा विनाश जी के उसमें, कि सेक्टर रोटेशन जरूर एक मार्केट का फिनोमिना होता है। जैसे सेक्टर बहुत ज्यादा चल जाते हैं, उसमें जो इमर्जिंग सेक्टर होते हैं, चाहे उसका व्यू बड़ा होता है, आईटी को मैं उसके अंदर फिक्स करूंगा, इसी तरह से फाइन केमिकल को, कि ये एक इमर्जिंग सेक्टर है, इसके अंदर इन्वेस्टर अपनी कॉल ले सकते हैं। इसी तरह में चाइना के अंदर 2005 और 20 के अंदर हमने देखा कि बड़ा फोकस रहा था इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पावर और टेलीकॉम इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये अलग सेक्टर है, अलग इसके अंदर बहुत अच्छी कंपनीज हैं इंडिया के अंदर। वहां भी अगर फोकस करें तो मेरे को लगता है इन्वेस्टर बहुत अच्छे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करेंगे। अविनाश जी, दो कारक जो है वो मुझे समझ में आ रहे हैं, क्योंकि मॉनसून का जो एक्सपेक्टेशन है उसको एक बूस्ट मिल सकता है मार्केट सेंटिमेंट को, इसका भी विश्लेषक अंदाजा लगा रहे हैं। और साथ ही साथ उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ समय में रेट कट भी हो सकता है। अगर हम फेड रिजर्व की बात करें, ये दोनों फैक्टर्स किस तरह से एक रिपलिंग इफेक्ट डालेंगे कुछ अहम सेक्टर्स पर? देखिए, रेट कट इंडियन मार्केट्स में मुझे लगता है कि ज्यादा जल्दी पॉसिबल है, क्योंकि यूएस की फेड कमेंट्री अगर आप सुनो तो उन्होंने तो क्लियरली कहा है कि इन्फ्लेशन जब तक 2% आता नहीं है तब तक रेट कट कोई गुंजाइश नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब होंगे तभी यूएस में रेट कट होंगे। इंडिया के लिए अच्छी बात है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, और अगर रेट कट आता है तो सारे जो सरकारी बैंक्स है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनको डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। तो डेफिनेटली मार्केट्स ये रेट कट का जो सिग्नल है वो आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री से सुनेगी, जो बजट के बाद होपफुली इनकी कमेंट्री आएगी। तो डेफिनेटली लेट अस वेट एंड वॉच, बट डेफिनेटली संकेत पॉजिटिव।
स्ट्रॉन्ग डीआईआईज की वजह से भी हमने देखा कि कुछ सेक्टर्स पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है जिनके वैल्यूएशंस हाई थे लेकिन मुनाफा वसूली हुई है। वाधवा जी, क्या निवेशक के लिए ये सही मौका है जिन जो बड़े वैल्यूएशंस की ब्लू चिप कंपनीज थी, अगर वो इस वक्त थोड़े भी करेक्शन के साथ मार्केट में अवेलेबल है तो बाय ऑन डिप का सबसे अहम ये मौका रहेगा? बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करता हूं, क्योंकि हम उस फेज के अंदर हैं जहाँ की ग्रोथ जो है एक्सपोनेंशियल होगी। जो हमने 70 साल में इंडिया में देखा वो अगले 10-15 साल में अमृत काल का बोला जा रहा है। तो हमारे को इस पीरियड के अंदर जो ग्रोथ मिलेगी, और बड़ी कंपनीज ने जैसे कंसोलिडेट करा है इंटरनेशनल लेवल पे, उनके फाइनेंशियल, उनकी बैलेंस शीटें बन गई हैं। तो जहाँ जहाँ डिप्स मिले हैं, जैसे आपने बोला आईएमडी ने हमारे मानसून को अच्छा नॉर्मल बोला है, तो रूरल इकोनॉमी में बड़ी ग्रोथ आएगी। रूरल इकोनॉमी जो एग्री हमारी इकोनॉमी है, तो वहां पर जो उससे रिलेटेड सेक्टर है, कंज्यूमर गुड्स हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक हैं और ऑटोमोबाइल हैं, ये सेक्टर जो है रूरल इकोनॉमी से हमारे लिंक्ड हैं। और अगर मानसून हमारी अच्छी है तो ये बड़े अच्छे सेक्टर होंगे। और जहां जहां डिप्स आई हैं, बड़े जैसे सेक्टर हैं, कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर हैं जिसके अंदर डिप्स आई हैं, तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इसमें बाय कर सकते हैं। अविनाश जी, क्योंकि रूरल इकोनॉमी की बात करें तो एक अप ट्रेंड हमने देखा ऑटो सेक्टर की वजह से, तो खास तौर पे टू व्हीलर सेगमेंट है, अगर उस लिहाज से देखें किस तरह से ये बुलिश आप इस पर लग रहे हैं आने वाले वक्त के लिए? नहीं, बिल्कुल, देखिए इस साल का मानसून अगर ठीक ठाक आता है तो रूरल डिमांड जो पिछले 1 साल 1.5 साल से थोड़ी सी वीक है, अनुमान है कि रूरल डिमांड अच्छी तरह से बढ़ेगी। और टू व्हीलर मार्केट एक क्लियर सिग्नल है कि हमने पिछले 3-4 महीनों से देखा है कि सारे टू व्हीलर कंपनीज के वॉल्यूम ग्रोथ बहुत बढ़िया है। अगर आप बजाज ऑटो देखे, हीरो मोटर देखे, टीवीएस देखे, तो ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव संकेत है। होपफुली मानसून अगर अच्छा होता है तो नॉट ओनली टू व्हीलर बट एफएमसीजी की जो कंपनियां हैं उनके लिए भी काफी फायदे की बात रहेगी। तो आई थिंक ओवरऑल इकोनॉमी के लिए तो अच्छा ही रहेगा, बट ये दो सेक्टर जो मानसून रिलेटेड और जो रूरल रिलेटेड डिमांड से बढ़ती है, इनके लिए भी काफी फायदा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से संकेत तो पॉजिटिव है। मानसून कैसे प्रोग्रेस होता है उसके बाद इस स्टॉक्स में अच्छी तेजी होपफुली हम सभी को देखने को मिले। अच्छा, अगर हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं वाधवा जी, तो कंजम्पशन को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट माना जाता है जब हम शेयर बाजार की बात करते हैं, बट कहीं ना कहीं अभी ये थोड़ा सबड्यूड है। एक अपटिक आप किस लिहाज से देखते हैं इस सेक्टर को लेकर? बिल्कुल, हम बहुत बुलिश हैं। जिस तरह से कंजम्पशन पैटर्न है, पिछली बार भी हमने बोला था, हमने एनालिसिस करा था, जब हम $2500 पर कैपिटा इनकम से 5000 की तरफ जाते हैं तो हमारे कंजम्पशन पैटर्न टोटल चेंज हो जाते हैं। हमारा कंजम्पशन की प्रोपेंसिटी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है कंजम्पशन की तरफ। तो इस लिहाज से मेरे को लगता है जो कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स हैं, जैसे एसी हैं, फ्रिजेस हैं, इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं और इंडस्ट्री कंपनीज होती हैं, उसमें काफी बदलाव आएगा। ऑटोमोबाइल आपने पहले डिस्कस करा है, टू व्हीलर एक बहुत अच्छा वो है। और सेविंग अगेन, जैसे मैं फिर एनालिसिस देता हूँ, $2500 से $5000 पे अगर पर कैपिटा होती है तो हमारी प्रोपेंसिटी टू सेव एंड इन्वेस्ट बढ़ जाती है। तो जो कंपनीज वेल्थ को मैनेज करेंगी, ब्रोकिंग फर्म्स हैं, एक्सचेंजेस हैं और डीपीज हैं, डिपॉजिटरीज हैं, ये सारे इसके अंदर बहुत तेजी से बहुत अच्छी ग्रोथ दिखने वाली है जब हम इस फेज के अंदर जाएंगे। और मैं बहुत बुलिश हूँ इस सेक्टर पे। अगर कमोडिटी मार्केट का एक रुख लें अविनाश जी, तो हमने देखा कि गोल्ड अभी 1000 के लॉस के साथ या फिर कहें हम करेक्शन के साथ ट्रेंड करता हुआ नजर आया। कमोडिटी मार्केट में गोल्ड और सिल्वर पर किस तरह की राय रहेगी आपकी? मेरे ख्याल से देखिए, गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो बहुत भरपूर तेजी हमने ऑलरेडी नियर टर्म में देखी है। थोड़ा सा मुनाफा वसूली आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए ग्लोबली भी ट्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि ग्लोबल जो ट्रेजरीज होती है वो गोल्ड में कितना बाइंग करती है, सेल करती है। तो मेरे ख्याल से देखिए, गोल्ड को आप इक्विटी से कंपेयर करोगे तो मुझे लगता है कि अभी भी इक्विटी एक एसेट क्लास ऐसा है जो आने वाले साल में गोल्ड को अच्छी तरह से आउट परफॉर्म करेगा। गोल्ड उन्हीं को लेना चाहिए जो थोड़ा सा रिस्क एवर्स है और जो बेसिकली इसमें बिल्कुल निवेशित नहीं है। तो गोल्ड शायद 4 या 5% का ज्यादा और मूव दिखाएगा, उसके बाद वापस स्टेबलाइज होगा। तो कोई भारी गिरावट तो नहीं आएगी, बट भारी अपसाइड भी आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एसेट थोड़ा मैच्योर्ड है। और ऑयल प्राइसेस पे क्या आपका व्यू पॉइंट रहने वाला है वाधवा जी? हमने देखा कि लास्ट वीक को अगर देखें तो ऑयल प्राइसेस रेंज बाउंड रहे थे। नहीं, ऑयल में टेक्निकली देखें तो दबाव है और बाकी प्रेशियस मेटल में अभी भी हम बुलिश हैं।
थोड़े करेक्शन के बाद हमारे को लगता है ट्रेंड जो है वो अपवर्ड ही है। तो गोल्ड हमारे को लगता है 80-82 हज़ार रुपए और 1 लाख रुपए का सिल्वर लगता है। और क्रूड के अंदर मेरे को दबाव लगता है, अभी $80 से भी नीचे मेरे को क्रूड दिखाई देता है। तो आप दोनों से ही लास्ट में एक पॉइंट ये कि जिन लोगों को अब इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है उनके लिए सही मौका इलेक्शंस के बाद है या फिर ये करेक्शन को वो यूटिलाइज कर सकते हैं? देखिए, मेरे को लगता है कि मार्केट्स में मैं भी 30-35 साल से हूँ, अविनाश जी भी इतने साल से हैं। कोई भी जो टाइम है अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। टाइम करना मार्केट को बड़ा बहुत मुश्किल है। आपको लंबे टाइम पे रहना है इस मार्केट में, वो आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करेगी रादर देन टाइम करने। अविनाश जी, आपका क्या व्यू पॉइंट रहने वाला है इसको लेकर, क्योंकि मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, सबसे बड़ी दिक्कत है। मेरे ख्याल से देखिए, कभी भी मैं समझता हूँ कि जल्दबाजी और एक्साइटमेंट में खरीदना नहीं चाहिए। बाजार जब ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है तभी रिटेल इन्वेस्टर आते हैं, हमको खरीदना है। थोड़ा सा इंतजार करिए, मेरे ख्याल से 4 जून को मार्केट उछालेगा, बाद में थोड़ी सी करेक्शन भी आएगी। वो करेक्शन में मौका ढूंढिए, क्योंकि बाजार लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। यही मैं कहूंगा कि लॉन्ग टर्म अगर आप पैसा डालते हो तो इक्विटी बाजार आपको जरूर रिवॉर्ड है। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म निवेशक बनिए, क्योंकि वही आपको फायदा देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो खास तौर पर हमारे जो एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े थे उनका मानना ये था कि लॉन्ग टर्म जब आप निवेश सोचते हैं तमाम सेक्टर्स को लेकर, वो फायदे का सौदा साबित होता है। एक करेक्शन का वेट कीजिए मार्केट में एंटर करने के लिए सबसे अहम टाइम, और क्योंकि मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता। तो फिलहाल बाजार इस हफ्ते में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तो तमाम जो सवाल आपके शेयर बाजार से जुड़े हैं उन्हें जहन में रखिएगा। आगे आप देख सकते हैं समाचार मेरी सहयोगी भावना के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।